नमस्कार मित्रों, मैं अर्चना पाठक अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से। विहन सीरीज कहानियों की दुनिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। अब तक आपने कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी की 3 कहानियाँ सब एक, पहाड़ी लड़की, मारो ना मत सुनी हैं। आज कहानियों के इसी क्रम में उनकी अगली कहानी अपनों का कर्ज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलगीत रचयिता, सृष्टि जैसी अनमोल कृति, पीपल की छांव, सपनों का भारत जैसी विश्व स्तरीय रचनाओं के रचयिता प्रख्यात कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी द्वारा लिखी कहानियों को आप सुनते आ रहे हैं। आज उनकी रचित कहानी अपनों का कर्ज सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आज की ज्वलंत समस्या पर आधारित है। यह कहानी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे युवकों को सही राह अवश्य दिखाएगी। जिस मिट्टी ने पाल पोस कर किसी लायक बनाया है, जिन लोगों ने अपने प्यार से सींच कर तैयार किया है, उन लोगों का कर्ज है अपनों का कर्ज। अब तो आप समझ ही गए होंगे कहानी का उद्देश्य। तो आइए सुनते हैं कहानी अपनों का कर्ज। इस कहानी में सरदार भगत सिंह विहंस जी ने उत्तम कोटि की चिंतनशीलता प्रदर्शित की है। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और बहुत सुंदर है। आप सभी तक कहानियाँ पहुँचे, इसका प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे समाज में सुधार हो सके। इसके लिए विहंस सीरीज को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। तो आइए सुनते हैं कहानी अपनों का कर्ज। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा गांव मानपुर है, जो ऊंची नीची पहाड़ियों, दरख्तों और हरी भरी वादियों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। 12 महीने कल कल करती नदी, उसके दोनों तटों पर फैली रेत, पास ही पहाड़ी का झरझर झरता झरना गांव की शोभा में 4 चांद लगा रहा है, जिसे देखने दूर दूर से लोग लगभग रोज ही पहुंचते हैं। तीज त्योहार या किसी शुभ अवसर पर गांव के स्त्री पुरुष मांदर की थाप पर लोक नृत्य करते हुए लोकगीत गाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दूर दूर तक जल तरंग जंगल में गूंज रहे हों और सुबह शाम वृक्षों पर बैठे परिंदों के मधुर गान अपना एक अलौकिक क्षमा बांधते रहते हैं। गांव के सभी लोगों की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं। अमरजीत आज ही शहर से अपनी अच्छी भली कमाई वाली नौकरी छोड़कर गांव वापस आ गया है। अमरजीत अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठा था। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जो उसके माँ बाप के पैरों को भिगो रही थी। कुछ लोग इस कदम को बेवकूफ़ी भरा कह रहे थे और कुछ का कहना था कि कुछ दिन गांव में खेती बाड़ी करेगा, गाय भैंस चराएगा और जब कहीं से पैसा आता नहीं दिखेगा तो वह फिर शहर भाग जाएगा। लाखों रुपए साल की कमाई वाली नौकरी छोड़कर आ गया है, पागल हो गया है। सारे गांव में चर्चाएं चल रही थीं। इतना पढ़ा लिखा अमरजीत, जिसने सारे देश में गांव का नाम रोशन किया है और कर रहा है, क्यों वापस आ गया है? आसपास के गांवों और अमरजीत के रिश्तेदारों तक यह खबर पहुंच गई थी। कुछ लोग मन ही मन खुश हो रहे थे और कुछ दिखावटी सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे थे, और पुराने संगी साथी भी खुश थे कि हम लोग ठीक ही किए जो नहीं पढ़े। आखिर पढ़ लिख कर वह भी हमारी बराबरी में आ गया है। बेकार की माथापच्ची से हम बचे रहे, बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग वास्तव में अमरजीत और उसके परिवार के शुभ चिंतक थे। उन्होंने अमरजीत से पूछा, बेटा
तुमने शहर में इतना बड़ा पद, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर यह कदम क्यों उठाया? जब भी हम तुम्हें देखते थे हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था कि हमारा अमरजीत हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। जब अमरजीत से परिवार वाले भी पूछने लगे तो अमरजीत को अपने मन की बातें बतानी पड़ी। वह क्यों आया है और क्या करने आया है? अमरजीत बोला, मैं गांव का नाम रोशन नहीं बल्कि गांव रोशन करने आया हूं और मैं आप लोगों का कर्ज अदा करने आया हूं। शहर में रहकर नहीं कर सकता था। तभी प्राइमरी स्कूल के मास्टर सुरेंद्र जी पूछते हैं कि भाई, हमारा तुम्हारे ऊपर क्या कर्ज है, बताओ अमरजीत। अमरजीत ने कहा, सर, आपको याद होगा जब आप पढ़ाते थे और कहा करते थे कि पढ़ लिख कर अपने ज्ञान से आप लोगों का भला करना। जो भी गरीबी, बीमारियों और कई प्रकार के नशे की गिरफ्त में हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं और जो कुछ भी करके हमेशा के लिए अपने और समाज का अहित कर बैठते हैं। सर, मैं यही बताने गांव वापस आया हूं कि क्या काला है और क्या सफ़ेद है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपने शिक्षा दी है उस पर चलकर हम गांव वाले और हमारे आसपास वाले सभी दुर्गुणों से मुक्त हों और देश में हमारा गांव एक मिसाल बने। तभी अमरजीत से मनोहर काका पूछते हैं कि बेटा, ठीक है, तो यह बताओ कि गांव वालों का क्या कर्ज है तुम्हारे ऊपर? अमरजीत बोलता है, मनोहर काका, गांव वालों का तो बहुत बड़ा कर्ज है जो मैं कभी नहीं उतार सकता। आप लोगों का प्यार ही तो मुझे गांव वापस खींच लाया है। आप लोगों की आंखों में दिखती लाचारी, अज्ञानतावश कोई गलत कदम न उठ जाए। अत्यधिक सतर्कता आप लोगों को कदम कदम पर ठगते चतुर ठग लोग, आपस में लड़ाते लोग, झूठे सब्जबाग दिखाकर जिंदगी बर्बाद करते लोगों के बारे में आगाह करने ही तो आया हूं। मैंने जो भी पढ़ाई कर ज्ञान प्राप्त किया है और कर रहा हूं, अगर अपने लोगों के काम नहीं आया तो धिक्कार है मुझे। आप लोग खून के आंसू बहाएं, लोगों की शान से खेलें और मैं शहर में ऐश आराम करूं? नहीं काका, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मनोहर काका अमरजीत से बोले, बेटा, शहर तो कई लोग गए हैं लेकिन और तो कोई वापस नहीं आया। कुछ लोग तो तीज त्योहार पर भी नहीं आते हैं, सबको भूल गए हैं। आते भी हैं तो उसी दिन वापस चले जाते हैं। अमरजीत बोला, अपनी अपनी सोच है काका। मुझे एक पल के लिए कि अपना घर, गांव, दूर दूर तक फैली हरियाली, मांदर की थाप, गीतों की धुन, लोक नृत्य, अपने बचपन के संगी साथी, जहाँ तक नजर आए हरे भरे दिखाई देते खेत, यहाँ की धूप, हवा, आकाश से बरसता पानी और इसमें नहाते लोग कभी नहीं भूले हैं। माँ के हाथों की रोटियाँ, दाल भात और गांव का दूध घी सब याद है मुझे। लक्ष्मी काकी द्वारा खिलाए आम, जामुन, अमरूद, शहतूत और तरह तरह के पकवान मुझे हर पल याद आते हैं। मैंने उनके लिए क्या किया है बताओ काका? मैं भगवान को जाकर क्या जवाब दूंगा? सेवा का वक्त आया तो शहर भाग गया। ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर बैठे सभी प्रकार के पक्षी सुबह शाम के उनके मधुर गान, आम, नीम, पीपल, बरगद की छांव, कच्चे पक्के तोड़कर लाए हुए फल कैसे भूल सकता हूँ? और काका, छोटी छोटी बातों से हमें लड़ाते बाहरी लोग, थोड़ा सा लालच देकर गलत रास्ता दिखाने वाले घटिया लोग, नकली सामान देकर गांव वालों को बेवकूफ़ समझने वाले कौन लोग हैं मुझे सब मालूम है। हम सब मिलकर सबको ठीक कर देंगे।
आप लोगों के साथ बिताया बचपन, गांव के नदी नाले, मिट्टी से बनते ढहते घरौंदे, पहली बरसात में मिट्टी से आती सौंधी सौंधी गमक को मैं कभी नहीं भूल सकता। तभी मंगल राम पूछता है, अमरजीत, पहले यह बताओ कि पिछली बार जब तुम बड़ी कार में जिस लड़की के साथ आए थे, जिसे तुमने पल्लवी कह के पुकारा था, उसका क्या हुआ? अमरजीत बोला, भाई मंगल, मैंने उसे बहुत समझाया। मुझे गांव की, अपनों की बहुत याद आती है। मेरे ऊपर उनका बहुत कर्ज है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ। मैं शहर में रहकर खाली पैसा कमाने की मशीन नहीं बन सकता। तुम मेरे साथ गांव चलो। उसके परिवार वाले राजी नहीं हुए और बोले, शहर में रहते तो तुम्हारी शादी पल्लवी से हो सकती थी। हम बीहड़, जंगलों में, गांव में और सुनसान इलाकों में उसे नहीं भेज सकते, जबकि पल्लवी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तभी वहां बैठी गीता उठकर जाने लगती है और मंगल बोलता है, बैठो गीता, और अमरजीत को भी कहता है कि यह गीता है जिसने तुम्हारे चक्कर में अभी तक शादी नहीं की है। अब तुम्हारी और गीता की शादी सब मिलकर करवाएंगे। तभी गांव का भोला राम बोल उठता है, अमरजीत भाई, मुझे भी कुछ कहना है। अमरजीत बोलता है, बोलो भाई, क्या बोलना चाहते हो? पहली बात यह है कि मैं तुमसे बड़ा हूं और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैंने कई बार गीता को कभी गुलाब का, कभी गेंदे का, कभी चमेली का फूल देने की कोशिश की है। गीता ने आज तक मेरे फूल स्वीकार ही नहीं किए। बड़ी मुश्किल से 2000 रुपये की व्यवस्था करके मैं गीता के लिए साड़ी लेकर आया था, वो भी उसने नहीं लिए, जो मैं घर में छिपा कर रखा हुआ हूँ। जब तुम पल्लवी के साथ आए थे उस समय फूल नहीं मिल रहे थे, तो मैंने मेले से लाए हुए कागज के फूल में इत्र डालकर तुम्हारी आंखों से बचाकर उसको दिया था। उसने मुस्कुरा के स्वीकार कर लिया था। मेरा कहना यह है कि अगर गीता मुझसे शादी न करे तो पल्लवी की शादी मुझसे जरूर करवा देना। मैं शहर में जाकर रहने को भी तैयार हूँ। और पल्लवी को बता देना, उसके माँ बाप के हाथ पैरों की मालिश भी कभी कभार कर दिया करूँगा। और यह भी बता देना कि मैं पढ़ा लिखा भले नहीं हूँ, पर समझदार बहुत हूँ। तभी अमरजीत बोलता है, भोला, अब मैं गांव आ गया हूँ। पल्लवी हो या पार्वती, तुम्हारी शादी किसी न किसी से जरूर करवा दूंगा, यह मेरा वादा है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी भोला बोलता है कि अमरजीत, एक बात और, कि आज तुम बहुत दिनों के बाद आए हो। हम सभी दोस्त चाहते हैं कि तुम आज हमारे साथ मिलकर दारू पियो। तुम्हारे आने की खुशी में रात भर हम लोग नाचेंगे। अमरजीत बोलता है, भोला भाई, मैं तो आप लोगों की दारू छुड़वाने आया हूँ और तुम मुझको ही दारू पीने के लिए कह रहे हो। तभी उसके सभी दोस्त बोल उठते हैं, एक बार पीकर तो देखो, सारे गम भूल जाओगे। आज तुमको हम लोगों के साथ दारू जरूर पीनी पड़ेगी। अमरजीत बोलता है, भोला, जब पिछली बार मैं आया था तो तुम्हारी माँ उमा काकी बोल रही थी कि आजकल तुम रात रात भर खांसते हो, तुम्हारी छाती में दर्द रहता है। कल मैं शहर में किसी अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाऊंगा। अगर वो बोलेगा कि यह बीमारी दारू से नहीं हुई है तो मैं भी पीना चालू कर दूंगा, नहीं तो आप सभी लोगों को हर प्रकार के नशे छोड़कर मेरी बात माननी होगी। सभी लोग निरुत्तर हो जाते हैं। रही पल्लवी और गीता की बात, तो यह बात मैंने भविष्य पर छोड़ दी है। जो होगा देखा जाएगा। हम सभी लोग मिलकर हर समस्या का समाधान कर गांव और देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे ही बातों का सिलसिला खत्म होता है,
अमरजीत को महसूस होता है कि गांव वालों के अलावा पेड़ों पर बैठे परिंदे, गगन में तैरते बादल, दूर दूर तक फैली वादियाँ, ऊंचे ऊंचे दरख्त, हरे भरे खेत और सारा वातावरण इसके इस निर्णय पर बहुत खुश हैं और उसके इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद।